उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा जो है बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम धामी प्रदेश में रोप वे परियोजना कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में जो है परियोजनाओं से संबंधित विभाग से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन सीएम धामी के सामने पेश करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद जो है वो रहने वाले हैं। तो वहीं रोपवे परियोजनाओं कार्यों का समीक्षा बैठक जो है वो करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जहां पर रोपवे परियोजना कार्यों की विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारी बैठक में जो है शामिल भी होंगे। और इसी बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोपवे परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसके अंदर तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जहां पर वो रोपवे परियोजना कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे और इसी बैठक में तमाम विभाग के जुड़े हुए तमाम अधिकारी जो है वो शामिल होने वाले। क्या कुछ खास ये बैठक रहने वाली है, किस समय ये बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं वो अपने एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे और आज जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो रोपवे को लेकर जो है उत्तराखंड में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद रहेंगे और केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी और उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारी जो है इसमें मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ये उत्तराखंड के नजरिए से है, क्योंकि कई रोपवे प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने, तो उन्हीं प्रोजेक्टों को लेकर ये समीक्षा बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है और किस तरीके से जो है वो रोपवे बनाए जाने हैं उनका प्रेजेंटेशन भी इस समीक्षा बैठक में होगा। काफी महत्वपूर्ण रोपवे जो है वो उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं। केदारनाथ रोपवे हुआ, हेमकुंड के लिए जो रोपवे बनाया जाना है और मसूरी देहरादून रोपवे भी जो है इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में उत्तराखंड में करीब 50 के लगभग रोपवे बनाए जाने की जो कार्य योजना है उसमें ये 3 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट हैं और चारधाम यात्रा के लिहाज से और हेमकुंड यात्रा के लिहाज से 2 रोपवे जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो जिसका लाभ जो है वो पूरे देश भर से जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे उनको भी मिलेगा। और देहरादून और मसूरी के बीच भी लंबे समय से कवायद चल रही है रोपवे को लेकर। तो ये तमाम जो रोपवे हैं उनकी समीक्षा जो है इस बैठक में आज की जानी है। जी बिल्कुल मनीष, फिलहाल हम बात करें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, तो वो भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो हम कहें कि नितिन गडकरी आ रहे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रास्तों को लेकर, हाईवेज को लेकर चर्चा ना करे। तो कोई ऐसी विकास परियोजना जिसको लेकर नितिन गडकरी जो है बातचीत कर सकते हैं और कहें कि उत्तराखंड में कुछ नया रोड मैप जो है वो बना सकते हैं? बिल्कुल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रोपवे को लेकर तो समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी इस दौरान समीक्षा कर सकते हैं। और ऑल वेदर रोड जो एक वरदान साबित हुई है उत्तराखंड के को लेकर, तो उसको भी अंतिम चरण में जो है वो काम चल रहा है कई जगहों पर, तो उसको लेकर भी समीक्षा कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा नितिन गडकरी का उत्तराखंड का है और जब जब नितिन गडकरी उत्तराखंड पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ सौगात जो है उत्तराखंड को देते हैं। और अब जल्द ही जो देहरादून जो दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसको भी जो है वो सरकार शुरू करने वाली है। तो इन तमाम प्रोजेक्टों को लेकर भी नितिन गडकरी जो है वो इस समीक्षा बैठक में जो है वो चर्चा कर सकते हैं और उनको लेकर जानकारी ले सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनीष फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक जो है वो होने वाली है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आगामी 9 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के 11 स्वर्णिम साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से शुरू हुई ये यात्रा भारतीय लोगों के जीवन को बदलने की रही। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की दूरगामी सोच और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत G20, क्वाड और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूती के साथ खड़ा है।
वह उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़कर 50 लाख को जाने को आदेश जो है वो जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल दिवस के मौके पर इसकी सीधी घोषणा कर दी है। तो वहीं सैनिक कल्याण विभाग से जो है शासनादेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में यह धनराशि शहीद आश्रितों को जो है 26 जुलाई से मिलेगी और जिसके तहत अब प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपने आदमी साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, अब राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। जो शहीद थे और कारगिल दिवस के मौके पर यह बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी कि 10 लाख की जो अनुग्रह राशि उनको दी जानी थी, ये 50 लाख अब कर दी गई है। कितना बड़ा फैसला ये सरकार का और कितना फायदेमंद और कितना कहे कि राज्य के उन शहीदों के लिए ये सम्मान होगा जिन्होंने अपना जीवन जो है वो राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया, देश के लिए न्यौछावर कर दिया। देखिए, घोषणाओं के क्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है एक और घोषणा जो है वो पूरी हो गई है और जो घोषणा उन्होंने की थी उसका शासनादेश जारी हो गया। जो अनुग्रह राशि शहीदों को अब तक उत्तराखंड में 10 लाख रुपए मिलती थी, अब वो शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए मिलेगी। तो सीधे तौर से देखें तो 5 गुना जो है वो राशि एक तरफ से सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है और 10 लाख से लेकर अब अनुग्रह राशि जो है वो 50 लाख मिलेगी। तो जो भी कोई शहीद अब सैनिक शहीद होगा जो देश की रक्षा करते हुए, तो उनके परिजनों को जो अनुग्रह राशि मिलेगी वो 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। जी मनीष, ये राशि बढ़ा दी गई है, 26 जुलाई की तारीख रखी गई है, तब से ये अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आपने कहा भी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और घोषणा साबित हो गई है। तो हम कहें कि राज्य सरकार एकाएक अपने तमाम वादे जो उन्होंने चुनाव में किए थे वो पूरा कर रही है और इसी सिलसिले में हम माने कि जो एकाएक बड़ी कामयाबी राज्य हासिल कर रहा है, विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो जो घोषणाएं करते हैं उनको पूरा करने का भी काम करते हैं और जिन कामों का शिलान्यास करते हैं उनका लोकार्पण भी करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। तो इसीलिए जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती हैं, लगातार समीक्षा बैठकें भी वो करते हैं, निरंतर उसको लेकर मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो इसी को देखते हुए जो ये घोषणा उन्होंने की थी 26 जनवरी को, उस पर जो है शासनादेश हो गया है। तो सीधे तरीके से देखें तो घोषणाओं को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने एक अपनी छवि बनाई है और उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो पूरी हो रही हैं और खासकर सैनिकों को लेकर जो घोषणाएं उन्होंने की है वो जल्द जो है वो पूरी होती हैं। सैनिक भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। लगभग हर परिवार से जो है वो एक सैनिक जो है वो देश की सुरक्षा के लिए रहता है। तो सैनिकों पर भी सरकार का विशेष फोकस रहता है और इसी के चलते जो घोषणा उन्होंने की थी अनुग्रह राशि बढ़ाने की, उसका शासनादेश भी जारी हो गया। जी मनीष, इस फैसले को अगर हम देखें तो सैनिकों के सम्मान में इस बहुत बड़ा फैसला जो है माना जा रहा है। उत्तराखंड में ये फैसला लागू होने से हम कहें कि उन जवानों के लिए अब ये बहुत बेहतर कहें कि एक ऑप्शन दे दिया है सरकार ने, क्योंकि हम देख रहे थे कि अभी तक जो हो रहा था कि एक अग्निवीर जब स्कीम आती है तो लोगों में बहुत असमंजस था कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी है। लेकिन अब राज्य सरकार सैनिकों के बारे में बहुत सोच रही है और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जीवन न्यौछावर कर रहा है उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ जीवन में तब हो जाता है जब उसके घर का एक व्यक्ति चला जाता है। तो ये राशि हालांकि बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि एक जीवन सबसे बड़ा होता है, लेकिन हम कहें कि राज्य सरकार ने सैनिकों की तरफ बहुत ध्यान दिया है और इसी क्रम में इस फैसले को राज्य में बहुत बड़ा माना जा रहा है। बिल्कुल अनुग्रह राशि तो मिलेगी, लेकिन धामी सरकार एक और चीज शहीद परिजनों के लिए करती है कि जिस भी परिवार से शहीद होता है उसके मृतक आश्रित के एक नौकरी सरकारी विभाग में दी जाती है और उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड में हो गई है। अब तक कई शहीदों के परिजनों को जो है वो सरकारी नौकरी मिल चुकी है, तो आश्रित जो रहते हैं शहीदों के। तो कुल मिलाकर शहीदों के परिजनों का जो धामी सरकार है वो पूरी तरीके से ख्याल रख रही है। अनुग्रह राशि तो अब बढ़ाई गई है, लेकिन उससे पहले की जो सौगात धामी सरकार के द्वारा दी गई है वो नौकरी के रूप में भी दी गई है। तो जो भी शहीद सीमा पर शहीद होता है सैनिक, तो उनके परिजनों को जो है वो सरकारी सेवा में नौकरी भी दी जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल उत्तराखंड राज्य के अंदर ये बड़ी योजना जो है इसको लागू किया गया है। बता दें आपको कि 26 जुलाई से अब जो भी शहीद शहादत अपनी दे रहा है राज्य में, उसको ये
बड़ी राशि में। तो वही देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिली है। बता दें आपको कि राजभवन ने बिना मंजूरी वापस अध्यादेश को लौटा दिया है। प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें यहां पर जो है उसको लेकर खबर ये सामने आ रही है, जहां पर पंचायती राज एक्ट में अब जो संशोधन होना था उसको खारिज जो है वो कर दिया गया है, मंजूरी नहीं मिली है। और मंजूरी ना मिलना तो हम मानकर चले कि ये जो विकास परियोजना को लेकर चर्चा की जा रही थी ये अभी रोक दी गई है। प्रदेश के 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी जो है वो खाली हैं और इसी वक्त जो है अब इन पर फैसले के लिए गए थे, लेकिन हालांकि जो है वापस लौटना पड़ा क्योंकि इसको मंजूरी जो है वो नहीं मिली है। एक्ट में संशोधन अभी नहीं होगा क्योंकि मंजूरी जो है वो नहीं मिल पाई है। राजभवन ने बिना मंजूरी वापस लौटा दिया है। उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच के अधिकारी रचिता जुयाल ने आईपीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस रचिता ने निजी कारणों से पहाड़ी राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे पर अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार को देनी है। रुचिता जुयाल ने वीडियो जारी कर कहा है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ प्लान होते हैं और उनकी कुछ आकांक्षाएं जो है वो होती है जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। तो वही 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी के मुताबिक 9 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। तो वही केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जिनकी भलाई का वो दावा कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या वो वास्तव में वही है जो बताई जा रही है। आज हम बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि साहब हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी हम बनने जा रहे हैं, तीसरे नंबर की। लेकिन कभी हमने ख्याल किया इस बात का कि लोगों के पर कैपिटा इनकम में जो दुनिया में और देशों में वृद्धि हो रही है वो हमारे देश में नहीं हो रही है। और ये तब है जब मल्टी मिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है देश के अंदर, और जो नीचे वाला व्यक्ति है उसकी आमदनी तो सिकुड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने रुड़की में विभिन्न जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम रुड़की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले क्षेत्र में जो है जिन जिन जगहों पर जल भराव की स्थिति होती है वहां साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते में कराई जाए, जिससे लोगों को जल भराव की स्थिति में सामना किसी भी परेशानी का ना करना। देखिए, मानसून सत्र 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मानसून सत्र के प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शासन में प्रशासन में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके स्थल पर जाकर सभी समस्या को निराकरण करें। जो विभाग आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो मानसून सत्र से कंसर्न है, वो इस विषय में अपनी विभाग की भूमिका जहाँ जिस प्रकार से उसको निरूपण करें। इसी दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ नगर निगम देहरादून के नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न विभागों की बैठकों के संयोजन जो जिला प्राधिकरण की बैठक है उसके अंतर्गत आया हूँ। और कुछ समस्याएं जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भराव हो रहा है और कच्चे नाले के अंदर स्थिति खराब है, अपने जो बिजली के खंभे कहीं टूटे पड़े हैं, दवाइयाँ स्टॉक में है नहीं है। वहीं भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत गांव जादून में पारंपरिक संस्कृति के तहत लोगों ने अपने आराध्य देवताओं की पूजा की। इस मौके पर भोटिया और जाड़ समुदाय के ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव नेलांग और जानू पहुंचकर जो है अपने आराध्य देवताओं की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। ग्रामीणों ने पांडव चौक और रिंगाली देवी चौक में जो है विशेष पूजा के साथ जो है भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। इस मौके पर सीमा पर तैनात
आइबेक्स ब्रिगेड और राजपुताना राइफल्स के अधिकारियों ने ग्रामीणों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की। साथ ही आरओ प्लांट का लोकार्पण कर जो है जादूंग गांव को स्वच्छ जल की सौगात दी। तो वहीं रुद्रपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाने का लालच देकर ठगी करने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 19 मई में एक वादी द्वारा बताया गया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके करीब 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं उसके खाते से। तो इसमें हमारे कप्तान साहब ने इसमें एक टीम गठित करी, तो पता चला कि जिस खाते में पैसे गए हैं इधर उधर से वो घूम फिर के काशीपुर के एक व्यक्ति के खाते में गए थे। उसमें करोड़ों रुपया और अन्य जगहों से भी उसी खाते में आया था। तो जो फिर उनसे उनके जो मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए गए। तो वहीं पौड़ी स्थित राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिमली के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यालयों के छात्र पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान करीब 300 पूर्व छात्र और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। आज पौड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर तिमली के द्वारा 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम और उनका शारीरिक और भाषण ये सारे देखने को मिले। बड़े उत्साहजनक थे, उत्साहपूर्ण थे और वो सारी जो तैयारी यहाँ के प्रधानाचार्य उनके आचार्य किया है, उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मेरी कहूँ तो विद्या भारती का नाम पूरे देश के अंदर, और जिसने अच्छे अच्छे विद्यार्थी यहाँ से निकाल करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे आप सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज विद्या भारती के बच्चे सब जगह दिखते हैं। वहीं उत्तराखंड में बाहरी लोगों के खिलाफ सत्यापन अभियान जारी है। वहीं हल्द्वानी में बाहरी लोगों के सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। तो वही सत्यापन के डर से कुछ लोग हल्द्वानी शहर छोड़कर पिछले 15 दिनों में लापता है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। पिछले 1 महीने में जिले में करीब 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। कुछ लोगों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं उनके मकान मालिक से भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो वहीं देहरादून में मॉनसून सीजन के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पीडब्ल्यूडी के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मॉनसून सीजन से पहले सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। आगे के लिए विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही तैयार कर लिया गया है। जैसे ही मॉनसून सीजन शुरू होगा, सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाएगा। वहीं सचिव डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि उन्होंने 4 धाम यात्रा रूट पर खुद 2 बार जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया। जहां पर सड़क व पुल आदि के टूटने की संभावना रहती है, वहां के लिए बैकअप प्लान तैयार किया जा चुका है। विभाग सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार है। पैरापेट तो देखिए, बारिश में पहाड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग तैयार हैं, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि अगर बारिश ज्यादा भी होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। 4 धाम यात्रा का पूरा जो रूट है, मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है। सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है और हमारा एसओपी बना हुआ है, जो हम
बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा है, उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है, उस पे कितना वहाँ पे इश्यूज हैं उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। कौन कौन इंचार्ज होगा हमारा अधिकारी कर्मचारी, उसका भी हम लोग डिटेल बनाते हैं और वेबसाइट पे हमारे रहता है, सारे डीएम्स के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ रहता है। वह भीषण गर्मी के बीच बागेश्वर रेंज में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के जंगल तीसरे दिन लगातार सोमवार को भी इस बीच सुलग रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पूरे दिन जो है इसी में लगे हुए, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग से आग पर काबू पाने की भी इस बीच मांग की है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 7 किलोमीटर दूर सरिया ताल झील है, जहां पर्यटन भारी संख्या में झील को देखने के लिए आते हैं। साथ ही इस झील के अलावा एक सुंदर वाटरफॉल भी है, जिसकी देखरेख वन विभाग करता है। इस दौरान वाटरफॉल से दुर्गंध महसूस हो रही है। ऐसे में अब कई जगहों पर गंदगी भी दिखाई दे रही है, जिससे पर्यटकों में नाराजगी व्यक्त हुई और उन्होंने झरने में दूर दूर से दुर्गंध आ रही इसकी जानकारी दी। वहीं वन विभाग की तरफ से पानी में दुर्गंध की शिकायत की गई है, लेकिन फिलहाल सिंचाई विभाग की तरफ से कोई समाधान नहीं निकाला गया है। व्यू तो अच्छा है, हर जगह से सब कुछ अच्छा लगा घूमने में, लेकिन जो ये वाटरफॉल का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। और प्लस में हमको कहीं ना कहीं से लगता है कि ये पानी जो है इसमें नली कनेक्ट है, नाली का पानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बास आ रहा है और पूरा काई जमा हुआ है, जो कि नाली का 100% श्योर है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए और अगर कहीं भी नाली का कनेक्शन है तो उसे हटाना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दूर से घूमने आ रहे हैं और ये यहाँ पे हम लोग बहुत पैसा खर्चा करके आ रहे हैं। हम लोग पानी में भी चले गए हैं और उसके बाद महसूस हो रहा है कि नाली का पानी है,